हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 फरवरी और आज 17 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको करंट अफेयर से संबंधित डेली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में विस्फोटित हुआ किलायू ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो अभी हाल ही में किलायू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुए। यह ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है, तो ध्यान रखिए किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है तथा इसे हंसता हुआ ज्वालामुखी स्माइलिंग वोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। आपको दिखा देते हैं मैप में। यहाँ पर हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप को बुलाया जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा तथा इसका प्राचीन नाम है सैंडविच द्वीप। ध्यान रखेंगे हवाई द्वीप का प्राचीन नाम है सैंडविच द्वीप और इसे बुलाया जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। और अभी हाल ही में यहाँ पर किलायू ज्वालामुखी विस्फोटित हुआ। इसे हंसता हुआ ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता देते हैं कि जापान का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है माउंट फ्यूजियामा, ये जापान में स्थित है। माउंट कोलिमा ये मैक्सिको में स्थित है, माउंट कोलिमा मैक्सिको में। तथा माउंट क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट फ्यूजियामा जापान, माउंट कोलिमा मैक्सिको, माउंट क्राकाटोआ इंडोनेशिया तथा किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। आपको मैप पे दिखा देते हैं कि ये है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और जितना भी आप ये रेड देख रहे हैं ये पूरा का पूरा है फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। इस क्षेत्र को प्रशांत महासागर की आग की अंगूठी कहा जाता है। यहाँ पे दुनिया के सर्वाधिक और सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 500 है। और इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पूरे विश्व का लगभग 63% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को बोलते हैं प्रशांत महासागर का ज्वालावृत, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। और ध्यान रहे कि किलायू ज्वालामुखी को बुलाया जाता है हंसता हुआ ज्वालामुखी, स्माइलिंग वोल्केनो। किस ज्वालामुखी को हंसता हुआ ज्वालामुखी कहा जाता है? स्माइलिंग वोल्केनो। तो किलायू ज्वालामुखी को हंसता हुआ ज्वालामुखी स्माइलिंग वोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए भारत में दो मात्र ज्वालामुखी स्थित है और दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बैरन और नारकोंडम। इनमें बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो भारत में दो मात्र ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बैरन और नारकोंडम, और दोनों ही स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बढ़ते आगे। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ध्यान रखिए देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में की जा रही है। उसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। आपको बता देते हैं कि जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र के डिजाइन और निर्माण के लिए एक अनुबंध से उसको सम्मानित किया गया है तथा जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, उसी के द्वारा इसको बनाया जाएगा। ध्यान रखिए और यह दिल्ली मेट्रो में ही बनेगा और यह दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा। ध्यान रखिए दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा ये, और यह है पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा। ध्यान रखेंगे सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर यह बनेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा। आपको बता देते हैं कि भारत में अभी हाल ही में वर्ष 2023-24 के बजट में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को दिसंबर 2023 तक चलाई जाने की घोषणा की गई है तथा इसे वंदे मेट्रो नाम दिया गया है। तो भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का नाम होगा वंदे मेट्रो। अब बात करते हैं मेट्रो ट्रेन के बारे में। भारत में वर्तमान समय में कुल 15 शहरों में, ध्यान रखें वर्तमान समय में कुल 15 शहरों में सक्रिय मेट्रो रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है और ये ऐसे शहर हैं जिनके पास अपना खुद का मेट्रो रूट मैप भी है
इनमें मुख्य रूप से कोलकाता, ध्यान रखिए कोलकाता जो है मेट्रो का परिचालन करने वाला भारत का पहला शहर है। भारत में सबसे पहले 1984 में कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया था। भारत की पहली भूमिगत मेट्रो, भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो भी कलकत्ता में ही स्थापित है, ध्यान रखेंगे। कलकत्ता के पश्चात दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, कानपुर और पुणे में वर्तमान समय में मेट्रो ट्रेनों का संचालन हो रहा है तथा ये ऐसे शहर हैं जिनके पास अपना खुद का मेट्रो रूट मैप भी है। इसके सिवा भारत में जो निर्माणाधीन मेट्रो नेटवर्क है वो है आगरा मेट्रो, भोपाल, इंदौर, सूरत, मेरठ, पटना और नवी मुंबई। इन क्षेत्रों में मेट्रो निर्माणाधीन है तथा बाकी अन्य और भी काफी शहर है जहां पर की मेट्रो के लिए प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। आपको बता देते हैं कि दिल्ली मेट्रो के जनक ई श्रीधरन है। इनको मेट्रोमैन के नाम से भी जाना जाता है, तो यानी कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन, इनको दिल्ली मेट्रो का जनक भी कहा जाता है। बढ़ते आगे। इसके द्वारा समावेशी डिजिटल सेवाएं थीम के साथ इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस के साथ अपने दूसरे वैश्व हैकाथॉन अग्रदूत 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा की गई। तो भी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई के द्वारा अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा की। भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्राप्त हो गया है। इसका निर्माण किस स्टार्टअप के द्वारा किया गया है? तो न्यू स्पेस रिसर्च के द्वारा अभी हाल ही में न्यू स्पेस रिसर्च एक स्टार्टअप है जो बेंगलोर में स्थित है और इसके द्वारा अभी हाल ही में भारतीय सेना को उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। तथा इसी के साथ भारतीय सेना दुनिया का ऐसा पहला प्रमुख सशस्त्र बल बन जाएगा जिसके पास यह सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता देते हैं कि यह डिलीवरी संभवतः सैन्य अनुप्रयोगों के लिए दुनिया का पहला परिचालन उच्च डेंसिटी वाला वार्मिंग यूएस मानव रहित हवाई प्रणाली हो सकती है, जिसको कि खासकर दुनिया भर के अधिकांश ड्रोन रिसर्च अभी तक संचालित नहीं कर पाए हैं। तो ध्यान रखिए, भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्राप्त दिया गया है और इसको बेंगलोर स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी करेगा? तो लद्दाख के द्वारा, इसका सही आंसर होगा लद्दाख के द्वारा पहली फ्रोजन लेक मैराथन मेजबानी का आयोजन किया जाएगा तथा यह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उजागर करने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया जाता है, इसलिए इसे लास्ट रन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, इसे लास्ट रन के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के द्वारा किया जाएगा। कमल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने अपने बजट में 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा अपना बजट पेश किया गया जिसमें उसने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने के लिए एक परियोजना लागू करने की बात की गई है तथा इसके लिए उसने 13,000 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित किया है। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अपना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। यह प्रोग्राम चीन से लगी सीमा वाले राज्यों में बुनियादी ढांचा विकसित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित है। जिसका सही आंसर होगा चीन से लगी सीमा।
इसके लिए बजट में 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा इस प्रोग्राम के तहत चीन से लगे भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की सीमा चीन से को स्पर्श करती है। इन राज्यों में सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना, वहां पे अवसंरचना का विकास करना तथा रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, ताकि सीमावर्ती गांव के लोग अपने गांव छोड़ के कहीं अन्यत्र जगह न जाएं तथा वे वहीं पे बसे और देश की सीमा की सुरक्षा में भारतीय सेना के साथ मजबूती से खड़े रहें। आपको बता देते हैं कि जो सीमावर्ती गांवों को फ्रंट लाइन के नाम से भी जाना जाता है, तो और इन्हीं गांवों को विकसित करने से संबंधित भारत सरकार ने भी हाल ही में बजट में 4800 करोड़ का प्रावधान किया है तथा इसका नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से। तो चीन से लगी सीमा में जो भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर स्थित गांव और वहां की संरचना को डेवलप करना, विकसित करने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पहली डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी कहां पर की गई है? अभी हाल ही में लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा गुजरात राज्य की विधानसभा में, तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर है गुजरात राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ एक साझेदारी की है? अभी हाल ही में म्यांमार के द्वारा अपने यहाँ पर परमाणु शक्ति को विकसित करने के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, एक साझेदारी की है। तो उसका सही आंसर म्यांमार। आपको बता देते हैं कि म्यांमार का प्राचीन नाम स्वर्ण भूमि और इसे स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है तथा इसका प्राचीन नाम बर्मा भी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और यह भारत का पूरी सीमा पर स्थित एक देश है। बर्मा को द लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। म्यांमार को द लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा के नाम से स्वर्णिम पेगोडा का देश भी कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा क्यात है तथा यहाँ की राजधानी नेपिडा है। नेपिडा यहाँ की राजधानी है। पहले इसकी प्राचीन राजधानी रंगून थी, जो इरावदी नदी के किनारे स्थित है। तो अभी हाल ही में म्यांमार के द्वारा रूस के साथ एक साझेदारी की गई है परमाणु शक्ति को विकसित करने के लिए। बढ़ते आगे। अब कुछ अन्य करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना? तो पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला देश का पहला पेमेंट बैंक बन गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने G20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी हाल ही में 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी हाल ही में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ एक समझौता किया गया। एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस कंपनी से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में एयर इंडिया कंपनी के द्वारा फ्रांस की एयरबस कंपनी से 250 तथा अमेरिका की बोइंग कंपनी से 220 विमान हासिल करने का समझौता किया है। तो इसी साथ कुल 470 विमान हासिल किए जाएंगे, जो अब तक का सबसे बड़ा
एविएशन से संबंधित समझौता माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया 15 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो खनन प्रहरी ऐप को भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोयले के अवैध खनन को अंकुश लगाने के लिए लॉन्च किया गया। हाल ही में पहली बार किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा भी हाल ही में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे का प्रारंभ किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 10 दिवसीय आदि महोत्सव फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा 10 दिवसीय आदि महोत्सव फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वो अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालेंगे तथा मोहम्मद अब्दुल हमीद का स्थान लेंगे। तो शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।